हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। 6,775 एनकाउंटर हुए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशार। मुद्दा ये कि आतंकी की क्यों हो रही पेरोकारी। देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते देश की सियासत में गर्माहट है और रोज कोई न कोई ऐसा मसला सामने आ रहा है जो नई बहस को पैदा कर रहा है। एक ऐसी ही बहस उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और इसे हवा दी है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने कहा है कि यूपी में अपराधियों की आड़ में मुसलमानों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। ओवैसी के इस आरोप पर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। इस कार्यक्रम में इसी जुबानी जंग पर चर्चा करेंगे। की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और इसके साथ ही उन्होंने यूपी की सियासत में एक नई बहस पैदा कर दी है। बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से 6,000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। इनमें जो लोग मरे हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के हमलों का जवाब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। मोहसिन रजा बोले कि असदुद्दीन ओवैसी को लोगों को राय देनी चाहिए कि अपराधियों में इतना अधिक हिस्सा क्यों है। ओवैसी को हर किसी को समझाना चाहिए कि बैरिस्टर बने, अपराधी कोई ना बने। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी के पूर्वज देश का विभाजन करने वाले लोग रहे हैं और आज ओवैसी जो बातें कर रहे हैं वही विभाजन की दस्तक देता है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव है कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं, कानून व्यवस्था और उसको। तो बता दें, यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ओवैसी ने यह बयान दिया है जनसभा को संबोधित करते हुए कि यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें 30% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यानी कि अब आतंकवादियों की अब पेरोकारी हो रही है और एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी नेता दीपक श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। हरीश जी, आज असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। उनका कहना है कि जितने भी एनकाउंटर यूपी में हुए हैं उसमें 30 से 37% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब आतंकियों की पेरोकारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो केवल संप्रदाय की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं और इस तरह के भ्रामक और
बेबुनियाद और असत्य संभाषण करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो जात पात के राजनीति करके, संप्रदाय की राजनीति करके समाज में को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से देखती है, वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के खाते में रख करके अपराधियों को नहीं देखती। और अगर इस तरह के जो लोग हैं, जो ये समाज के दुश्मन हैं, जो अपराधियों में भी जात पात और संप्रदाय तलाश रहे हैं, अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से कानून देखता है, और सरकारें संविधान से चलती हैं और कानून से चलती हैं। और शुद्ध ओवैसी जैसे लोगों को अपने दामन में झांकने की जरूरत है। जनता बहुत जागरूक है, वो ये जानती है कि उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। इसके लिए योगी सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। हरीश जी, ओवैसी का कहना है कि यूपी सरकार और योगी जी सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं। कानून और संविधान उन्हें ये सिखा रहा है कि बस सीधा ठोक दो। ये ओवैसी का बयान आया है सामने। ये पूरी तरह से उनका बयान खोखला और थोथा है। अगर लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन की बात देखी जाए, चाहे वो किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों को पेंशन देने की बात हो, गरीबों को मकान देने की बात हो, उज्ज्वला योजना में देशों के बिजली कनेक्शन की बात हो, सभी योजनाओं को या प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना बीमा कवर की बात हो या स्वास्थ्य बीमा कवर की बात हो, बिना किसी भेदभाव के, जात पात पंथ का भेदभाव किए हुए सभी को उनका लाभ मिला है। तो ये जो ओवैसी की जो एक भ्रामक जो बयान है, उसका जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता सरकार की। जी हरीश जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी जुड़े हुए हैं। शौकत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। शौकत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। जी शौकत जी, सवाल आज असदुद्दीन ओवैसी का है। यूपी में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी कहते हैं कि जो भी एनकाउंटर यूपी में हुए हैं उसमें 37% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। अब आतंकवादियों की पैरोकारी हो रही है यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, जो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार में, उनकी जांच होगी। और उस पर जो है काउंटर भारतीय जनता पार्टी की बजाय जो है ओवैसी जी कर रहे हैं कि जो 33% जो सबसे ज्यादा मुसलमान। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि अगर मुसलमानों के हितैषी ओवैसी साहब हैं तो जाके जो वसीम रिजवी ने एक बयान दिया उस पर भी तो मुंह खोलें। भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना पूछकर जो आज बेरोजगारी है, जो देश के आलम है, जो किसानों के हालात हैं, उस पर सवाल ना पूछकर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वही ओवैसी साहब करते हैं। तो सत्यता यह है, जो फर्जी एनकाउंटर हुए उस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बयान दिया तो ओवैसी साहब का बोलना लाजमी है। ये तो बेवजह की बयानबाजी है उनकी। अगर उनको बोलना था, सच में उनको कोई बयान देना था तो पूछना चाहिए था ना। ये भाजपा समर्थित वसीम रिजवी ने जो बयान दिया उस पर क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो ये अब भाजपा को बचाने के लिए तरह तरह के बयान दिए तेरे ओवैसी साहब। हरीश जी, क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही ओवैसी करती है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करके लोगों में भ्रम डालने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब लोगों का जो खोखला बयान है, थोथा बयान है, उसका जनता अनेक बार 17 में, 19 में, 14 में, 17 में, 19 में जवाब दे चुकी है, पुनः जवाब देगी। लेकिन आज ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया कि योगी सरकार सिर्फ विभाजन करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ जो खेल है वही खेलना चाहती है, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करती है यूपी में। ये बेबुनियाद उनका बयान है, सबसे परे है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पे सरकार काम करती है। ये जो इन्होंने बयान दिया है कि 37% मुस्लिम समुदाय के लोगों का एनकाउंटर हुआ, इससे क्या समझेंगे आप? इस पर क्या कहेंगे हरीश जी? तथ्यहीन बयान है, असत्य बयान। आपसे पूछना चाहूंगी शौकत जी, ये जो बयान इन्होंने दिया है कि 37% मुस्लिम समुदाय के लोगों का एनकाउंटर हुआ, इससे कितने सहमत है आप? देखिए, मैंने कहा उसमें तमाम लोगों के एनकाउंटर हुए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर कहा कि जब सरकार अगर समाजवादी पार्टी की आती है तो उन सारे एनकाउंटर्स की जांच होगी जो फर्जी एनकाउंटर हुए। लेकिन ओवैसी साहब को अगर इतनी चिंता है मुसलमानों की, तो मैं कहना चाहूंगा जो वसीम रिजवी ने पूरे इस्लाम कौम के लिए एक बयान दिया, उस पर मौन व्रत रख लिया।
तो वसीम रिजवी के बयान को कोई दोबारा ना दोहराए, इसलिए अलग अलग बयान देना शुरू कर दिया। अरे ये तो वही चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही वही ओवैसी साहब कह रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है जो ओवैसी ने बयान दिया है कि मुस्लिमों को टारगेट करती है यूपी सरकार, योगी जी मुस्लिम को टारगेट करते हैं, विभाजन करना चाहते हैं? देखिए, विभाजन की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इसलिए करती है, अभी वसीम रिजवी का बयान देख लीजिए, ओवैसी साहब कह रहे हैं तो ओवैसी साहब भी कोई अलग बयान नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर आप देखने का काम करिए। तो सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन का काम करती है। हरीश जी, विभाजन का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शौकत जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही विभाजन करना है। ये तो अब आरोप सपा ने भी लगा दिया है कि अगर ओवैसी ने कहा है तो ये सत्य है कि विभाजन करना ही जानती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी और ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग जात पात की राजनीति करके, संप्रदाय की राजनीति करके विभाजन का काम तो ये करते हैं। जो काम ये करते हैं उसी की बखान कर रहे हैं। जी, मैं आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी, कार्यकारी संपादक, जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, एक बार फिर ओवैसी ने बेबुनियाद ये जो बयान दिया है कि जो एनकाउंटर हुए हैं यूपी में उसमें 37% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कितना सहमत है? देखिए बागीचा, ये जो पूरा मामला है बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा की जो जनसभा है उसको वहां पर वो कहना चाहिए संबोधित कर रहे थे। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी इस तरीके के बयान देने में लगातार माहिर माने जाते हैं। हालांकि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2017 से 2020 के दौरान 6,475 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद में 33% मुस्लिम जो है शामिल थे, या 18-19% की बात की जाए कि जो और अन्य उसके लोग थे। लेकिन हालांकि यहाँ पर बागीचा एक बात सोचने वाली होगी कि अपराधी जो भी होते हैं उनमें अगर जातिगत अपराध की या जातिगत अपराधी ढूंढने लगे तो ये अपने आप में कहना चाहिए कि बड़ा विवादास्पद बयान माना जा सकता है, क्योंकि अपराधी जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और जिस तरीके से यहाँ पे इनकाउंटर हुए हैं तो कहना चाहिए कि यूपी में जिस तरीके से अपराध होते हैं और अपराधी वहाँ पे बड़े मात्रा में सक्रिय होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है किसी स्टेट के लिए इस तरीके से। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एक समय ऐसा था कि प्रतिदिन 8 से 10 इनकाउंटर हुआ करते थे, और इनकाउंटर मुंबई जैसे बड़े शहर में बड़ी तादाद में हुए हैं। वहां तो इस तरीके से कोई जातिगत अपराध की बात नहीं हुई कि अपराधी हैं इनको ही मारा जा रहा है। जी, हरीश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। हरीश जी, ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया हो। इसके पहले भी विकास दुबे के समय जातिगत आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाए थे। जब विकास दुबे का जब केस हुआ था तब जातिगत आरोप भी लगे थे यूपी सरकार पर। मैंने आपको पहले कहा कि दो लोग जात पात की राजनीति करके जात पात की राजनीति की रोटियां सीखना चाहते हैं, जो जातियों को वोट समझते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराधी अपराधी है, उसका कोई जाति नहीं, और जाति और धर्म और संप्रदाय देख करके अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती। अपराधियों पे कार्रवाई कानून और संविधान के अनुसार होती है, और वो सरकार करती है। जी, शौकत जी, आप ये मानते हैं कि एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध कम हुआ है? अगर एनकाउंटर के बाद अपराध कम हुआ यूपी में, तो लगातार जो हत्याएं हुई, यूपी की राजधानी में महंतों की भी हत्या हुई, लगातार कठौता पे हत्या हुई, तो मैं कैसे कह दूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है? तमाम घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर अपराध कम हो गया होता तो मुझे लगता है जो न्याय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाएं आ गई, तो कहाँ अपराध कम हुआ? अगर अपराध कम हो गया तो उनके जिले में उनको न्याय मिलने का काम होता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपराध छुपाने का काम कर रही है, संरक्षित अपराध करा रही है। चाहे बलिया की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, तमाम ऐसी घटनाएं, मणिलाल पाटीदार जी की बात कर लें, बहुत घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध एकदम चरम सीमा पे। लेकिन शौकत जी, किराना वाला मामला भूल के जब एक परिवार ने पलायन किया था, वहां पर उन्होंने कहा था उनके घर के बाहर बोर्ड लगा दिए गए थे कि जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनसे हमें डर लगता है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत वहां नहीं की जा रही है। उन्होंने पलायन किया था, वो मामला आप भूल गए? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आंकड़े देने में महारत हासिल है। कई ऐसे मामले हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार दबाने का काम कर रही है। कई ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार दबा भी ले गई, लेकिन अगर सरकार बदली उन सारे मामलों की जांच हो।
लेकिन एनकाउंटर तो वो लोग लगातार कर रहे हैं, तमाम मामलों में बात कर रहे हैं विकास दुबे की, तब भी एनकाउंटर हुए, तब भी अपराधी को पकड़ा गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा यदि सरकार बनती है तो जो फर्जी एनकाउंटर हुए सब पे जांच होगी। तो फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं आप? झांसी में फर्जी एनकाउंटर हुआ, तमाम फर्जी एनकाउंटर हुआ। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कोई अपराधी है उसको एनकाउंटर किसे कहा जाता है, उनसे पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर की परिभाषा क्या होती है। मुठभेड़ होती है ना कि जो पुलिस कस्टडी में उसे गोली मार देना, इसको आप एनकाउंटर कहते हैं क्या? ये परिभाषा है एनकाउंटर की। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर न्याय गोली से मिलने लगेगा तो फिर वो कोर्ट कचहरी इतना सारा तामझाम क्यों है? लेकिन न्याय देती है क्या एनकाउंटर करके? लेकिन शौकत जी सवाल सिर्फ इतना सा है कि आतंकवादियों की पैरोकारी हो रही है, अब आतंकवादियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी की पैरवी नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी एकमात्र वो पार्टी है। चलिए शौकत जी, हमारे साथ बीजेपी नेता चेतन सिंह जी जुड़े हुए हैं। चेतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, असुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें 37% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हमारे साथ शौकत अली सपा नेता जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं फर्जी होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और सभ्य समाज में अगर आज भी जी कहिए चेतन जी। सभ्य समाज में अगर आज भी फर्जी एनकाउंटर होते हैं और विपक्ष की पार्टी अगर सोती रहती तो इससे बड़ा नकारापन किसी विपक्ष का उजागर नहीं हो सकता है। ये रही इनकी बात। और जहां तक ओवैसी साहब ने जो क्राइम रेट बताया कि 35% आतंकवादी मुस्लिम या अल्पसंख्यक जो भी वो कहना चाहते हो, ये कहीं क्राइम का रेट तो उठा करके देखें। हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम होते हैं उसका परसेंटेज उठा करके देखें कि कौन सी कौम इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। अरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, सारे विश्व के क्राइम रेट को देखिए कि किस तरह से मानवता का कत्ल हो रहा है, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से जिंदा आदमी का सर कलम कर दिया जाता है। हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले की जो लोग पैरवी करते हैं उसको तो खुदा भी माफ नहीं करता। लेकिन चेतन जी, इनका कहना है कि एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बाद भी अपराध तो कम हो नहीं रहा है। ये शौकत जी कह रहे हैं यूपी में महिलाओं पर भी अपराध हो रहे हैं। देखिए, अपराध का क्राइम रेट अगर शौकत जी कह रहे हैं तो शायद उनको ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर शाम को 7 बजे ऐसा लगता था कीप साइलेंट, कर्फ्यू लगा हो, माताओं बहनों की तो बात छोड़ो, पुरुष भी निकलने से डरता हो, आज उसी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे कहीं भी आदमी आ सकता है, जा सकता है, माताएं बहनें आ सकती हैं, जा सकती हैं। आज अगर दहशत है तो कानून को लेकर के दहशत है, और दहशत किसमें है? जो लोग कानून का लगातार उल्लंघन करते, कानून तोड़ने में जिनका ज्यादा भरोसा होता था, आज उनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान का कानून इतना लचर नहीं है जितना लोगों ने इसको नपुंसक बना करके रखा था। इसी कानून से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री जी ने गुंडे बदमाशों को या तो जेल में चले गए या बेल पर चले गए या उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए। ये है खौफ कानून का। और जिन लोगों को शराफत से तमाम सवालों के जवाब अब आप दे दीजिए। इतना अच्छा भाषण दिया कि दिल प्रसन्न हो गया। इनको याद नहीं शायद, ये सनातन धर्म की बात कर रहे थे। इनसे पूछिए कि जो महंत की हत्या हुई थी वो क्या अपराधी थे? कठौता पे जो हत्या हुई वो कौन थे? कानपुर में एक पिता अपनी अपने बेटी को साथ ले जा रहा, उसके पिता पे गाड़ी चढ़ा, दरोगा का बेटा इतना बेलगाम हो, वो कौन था? मणिलाल पाटीदार साहब, गोरखपुर में सिपाहियों की लूट, तमाम उत्तर प्रदेश की घटना। महाराज यही राम राज्य, यही अपराधी जेल छोड़ के प्रदेश छोड़कर भाग गए। तमाम ऐसी घटनाएं, मैं उत्तर अगर लिस्ट लेके बैठ जाऊं तो मुझे लगता है 100 से अधिक घटनाएं। लखनऊ में कम से कम 19 घटनाएं हैं। अपराधियों की पूरी फहरिस्त भरी हुई है, जो संगठित अपराध जिसे कहा जाता है। अगर ये कहेंगे संगठित अपराध नहीं, तो मैं कहूंगा कठौता पे जो गोलियां चला रहे थे वो कौन थे, और जो महंत जी पे गोलियां चला रहे थे लखनऊ वो कौन थे? संगठित अपराध नहीं? चेतन जी दीजिए जवाब। अब ये इन्होंने जवाब दिया है आपके सवालों का। मैं सुन रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि 7 बजे खुले आम घूमते थे महाराज जी। अरे महाराज, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है वो अपराधी है। लखनऊ में 2 महंतों की हत्या हो गई। अरे भाई, सुन लिया है मैंने आपकी बात, मेरे को बोलिए ना जवाब देने को। और सुन लीजिए महाराज, कीर्तन साहब सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री आपके पास, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, उसके बाद भी प्रदेश की राजधानी में हत्याएं हो जाती। अरे कुछ तो नैतिकता रखिए। कुछ क्राइम करने वाला वो कोई भी हो, उसको सरकार ने बख्शा है क्या?
क्राइम से जिन लोगों का रिश्ता है वो थर-थर कांपे पंजाब की जेलों में पड़े हैं, पंजाब की जेलों में सड़ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में आकर के जेल में भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। जो भी अपराधी है उसको हम बख्शेंगे नहीं। आप शौकत भाई चिंता मत करो, हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। शौकत जी आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आतंकवादियों की पैरोकारी हो रही तो फिर इस पर बहस क्यों हो रही है? सजा तो आतंकवादियों को हो रही है। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी की पैरवी नहीं करती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है। मैं आपको 3 घटना याद दिला देना चाहता हूँ। उन्नाव की घटना पे अपराधी आपकी सरकार में तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया जाता था। किस तरह की बात करते हैं आप? आतंकवादियों की सरकार समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। कहाँ गए सारे गुंडे? कहाँ गए आपके? आप बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। आप बताइए ना, एक पीड़ित परिवार से ना मिलके जाके आपके सांसद अपराधी से मिलने गए। हाथरस की भी यही घटना थी, पीड़ित परिवार से ना मिलने गए, आप अपराधियों से मिलने गए। यही हाल आपके बलिया में था कि एक विधायक जी रोने लगे और कहने लगे, हमको महाराज मेरी मजबूरी को समझिए, मैं क्यों पैरवी कर रहा हूं एक अपराधी की, क्योंकि एक इस जाति से आता है। ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं। और मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अभी एक लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई, क्लीन चिट दे दी थी क्या आईपीएस को? आप बताइए ना, बगैर जांच के क्लीन चिट देना कहां से सिखाया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? हेलो जी चेतन जी कहिए। देखिए, कानून की बात करिए, आप इधर उधर की घटनाओं का जिक्र करके सामने बर्बाद मत करिए। जो विषय है उस पर आइए, जो विषय है आप उस पर आइए। क्या इससे आप इनकार करते? क्या इससे शौकत जी सुनना सीखो, प्लीज आप सुनना सीखिए। क्या इससे इनकार कर सकते हो कि सर्वाधिक अपराधों में लिप्त कौन कौन सी है? आपको नहीं पता है क्या? चलिए शौकत जी और चेतन जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बात हमने अभी आतंकवादियों की थी कि आतंकवादियों की पैरोकारी हो रही है, अगर उनका एनकाउंटर हो रहा है तो उसका भी धर्म पूछा जा रहा है। समय सीमा बहुत कम है, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, आज असुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है यूपी में। उनका कहना है कि जितने भी एनकाउंटर यूपी में हुए हैं उसमें 37% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उसके बाद सियासत यूपी की एक बार फिर गरमा गई है। असुद्दीन ओवैसी के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने उनका पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी लोगों को यह समझाए कि बैरिस्टर बने या ना कि अपराधी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। 6,775 एनकाउंटर हुए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई